4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक आरएसएस, मोदी और बीजेपी को बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इस बात का सूचक है कि किस प्रकार से साउथ से लेकर के मैं बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक की अगर आपसे बात करूं, आरएसएस की और बीजेपी की और मोदी की चूल्हे हिल रही हैं। छोटी सी बात अगर आपसे कहूं कि तमिलनाडु में जो सर्वे हुआ उसके अंदर जो वहां के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, उनको 27% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम इनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे 18-17% पे वो जो विजय नाम का हीरो है, उसका नाम आया, बीजेपी कहीं नहीं है। मैं दक्षिण से अगर आपको पटना लेकर आऊं तो पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, बीजेपी की जमानतें जब्त हो गई। लगभग 5 में से 4 जगह बुरी तरह से हारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इनका है वो हार चुका है। ये तमाम बातें इस बात का सूचक हैं क्या कि मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं? नहीं, ये इस बात का सूचक नहीं है। देखिए, साउथ में जहाँ पर आरएसएस और बीजेपी और मोदी अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते थे, उनका मकसद ये था कि अगर उत्तर में यानी कि हिंदी बेल्ट में कहीं अखिलेश यादव हमें कमज़ोर करते हैं, ममता बनर्जी बंगाल में कमज़ोर करती हैं, तेजस्वी बिहार में हमारी टांग खींच लेते हैं, राजनीतिक टांग, तो हम कुछ सीटें केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, पूर्वोत्तर के राज्य से हथिया लें या वहाँ पर जीत लें। इस बात की कोई संभावना इसलिए अब नज़र नहीं आ रही क्योंकि स्टालिन ने जिस प्रकार से 8 मुख्यमंत्री खुद सहित, मतलब अपने आप को मिला करके इकट्ठा हुए थे और अभी 30 मार्च को गालिबन हैदराबाद में इकट्ठे हो रहे थे, और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रस्ताव पास किए गए और डिलिमिटेशन को लेकर के किए गए, दूसरी हिंदी ज़बान को जो थोपने की बात की जा रही थी, उससे आरएसएस, मोदी और बीजेपी थोड़े अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं। उनका कोई स्कोप वहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब अन्नामलाई को लेकर आए या किसी और को लेकर आए, वहाँ इनका कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। बिहार में तेजस्वी के बारे में भी सर्वे हुआ, पता ये चला नीतीश कुमार से जस्ट डबल उनको लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार से अगर जस्ट डबल वो इस ख्याति पर पहुंच गए हैं तो क्या उनके पास इतना वोट है? लगता है अब इस बार वोट मिल जाएगा, क्योंकि जो जातीय जो हुआ था अभी, वहाँ नीतीश कुमार ने कहा था, उत्तर प्रदेश, बिहार में सोचा ये करते थे कि 10% मुस्लिम है, वह 17 निकला। यादव के बारे में भी ऐसे सोचते थे कम है, वो भी ज़्यादा निकले। तो पता ये चला कि यादव और मुसलमान और नीतीश कुमार का जो वोट जो उनसे छिटक चुका है, और वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से जनता दल यू, लल्लन सिंह वगैरह ने अपनी समर्थन जताया है मोदी जी को, वहाँ का जो मुस्लिम कुछ % वोट दिया करता था नीतीश कुमार को, सिर्फ इसलिए कि उनका प्रशासन बाबू के नाम से वो मशहूर थे, वो उनसे छिटक चुका है। कौन सा वोट था वो जो मुस्लिम होने के बावजूद भी नीतीश को देता था जबकि वो बीजेपी के साथ थे? वो पढ़ा लिखा और थोड़ा सा विकास की तरफ ध्यान रखने वाला मुस्लिम था। अब उसको पता चल गया कि ये सिर्फ इनका खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है, तो वो छिटक चुका है। अब वो कांग्रेस में चला जाएगा या फिर तेजस्वी यादव के साथ आ जाएगा मजबूरन। ऐसे में नीतीश कुमार का भी अपना एक वोट है जो इसी बात पर था कि महिलाओं के लिए काम किया है, कुर्मियों के लिए कुछ काम किया थी, पिछड़ा के लिए काम किया है। अब वो बीजेपी को तो वोट देने से रहा, क्योंकि वो नीतीश कुमार को वोट इसलिए देता था कि वो लालू प्रसाद यादव की जो मशहूर कर दी गई थी अराजकता, उस ज़माने में थी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अराजकता की वजह से नहीं देता था। और बीजेपी को इसलिए नहीं देता कि वो धार्मिक मामले करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, नफरतें फैलाते हैं। तो ये वोट नीतीश कुमार को दे दिया करते थे, जैसे कांग्रेस को मिलता है। तो वो बीजेपी को तो देगा नहीं, वो तेजस्वी यादव को या फिर कांग्रेस के गठबंधन को चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक मोदी जी की ये समझ लीजिए कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। साउथ में मैं आपको कई एपिसोड बना चुका, पता नहीं इनको क्या हुआ था। वहाँ आरएसएस अपने नए नए कार्यालय खोल रहा था केरल के अंदर जीतने के लिए, यहाँ पर इन्होंने ज़बान का मुद्दा उठा दिया। अब केरल के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के और कर्नाटक के सब इकट्ठा हो गए कि यार ये ज़बान क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी अपनी अपनी ज़बानें हैं।
ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं अमित शाह? तो ऐसे समय में ज़बान की वजह से उनके अंदर वर्गीकरण हो चुका है। तो दोस्तों बात यह कि मोदी जी की ये मेहनत बिहार से लेके मैं समझता हूँ तमिलनाडु तक नुकसानदार, लेकिन एक बात है, हिंदी पट्टी में ये और ज़्यादा मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। नफ़रतों की राजनीति जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है, इतिहास में अब से पहले इतनी नफरत नहीं दिखाई दी। कोई मस्जिद में बम फोड़ रहा है तो कोई इसी बात में अपनी जीत मान रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इनको ईद के दिन मस्जिद के अंदर घुसेड़ दिया, बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी, इसी बात से खुश हो गए। इनको मालूम नहीं है कि 100 करोड़ लोगों की हालतें क्या हैं, जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या है, इनके कपड़े तक उतरने को तैयार हैं, लेकिन इनको ये बात मालूम नहीं है। क्योंकि होता यह है कि जब कोई तांत्रिक किसी का दिमाग बांध देता है तो वो अपने घर के बच्चों की बलि भी दे देता है। जानते हैं आप, वो जो था आसाराम बापू, दुष्कर्मी बताते हैं उसे, उसके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे लोग अपनी जवान बेटियों को छोड़ाते थे। अकल है क्या बताइए? सारा पढ़ा लिखा जो भी मटेरियल है वो गोबर में तब्दील हो जाता है या नहीं मिनट सेकंड में। एक तांत्रिक किसी भी आदमी को, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बता देता है कि तेरा कारोबार, तेरा परिवार बंधा हुआ है, लिहाजा कुछ उतारी करनी पड़ेगी। वो ऐसी उतारी करता है उसकी कि उसका ना जेवर छोड़ता, ना मकान, ना बच्चे छोड़ता, ना बेटी, आ जाता है उसमें। ऐसे ही एक धर्म की लड़ाई बता दी गई आपको, आप में से एक वर्ग को, कि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, हमने तो चोला भी भगवा ही पहन रखा है, हम चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो फिर आप जाकर के मंदिरों के अंदर बैठ जाओ, ये विधानसभाओं में क्यों आ गए आप? लेकिन कहते ये कि नहीं, शस्त्र उठाना पड़ता है शास्त्र के लिए। तो शस्त्र उठाने के लिए आपको जो गर्दनें चाहिए वो अल्पसंख्यक लोगों की चाहिए। चलिए, आपको तो कारोबार है, आपको तो चाहिए, आपकी तो पार्टी, आप तो करेंगे ये वाला काम, लेकिन मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने बड़े भाई होने का हमेशा से एक रोल अदा किया है अंग्रेज़ों की लड़ाई से लेकर अब तक, उन लोगों को क्या हो गया? ईद की नमाज अगर सड़क पे हो जाती थी 15 मिनट, 1 घंटा, पूरे भारत के इतिहास में आज तक ईद के दिन नमाज में कोई झगड़ा हुआ है? बताइए भाई। धर्म को मानने वालों का देश है। कोई यात्रा निकालता महीनों की, कोई कांवड़ निकालता है, रोड बंद हो जाते हैं। किसी मुस्लिम वर्ग ने आकर के ये कहा कि रोड बंद हो जाते हैं। या केरल के अंदर अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग थी, उसने कहा? नहीं कहा। ठीक है यार, इनकी आस्था है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हो जाए, एक रोड खुल जाए, एक रोड बंद, लेकिन किसी ने उधम तो नहीं मचाया साहब। यहाँ पर यही लोग सबसे पहले आए हैं और मुसलमान ही इनको सबसे पहले नज़र आते हैं। तो ये हिंदी पट्टी पे थोड़े मजबूत हुए हैं, नफ़रत की खेती को लगाकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये अंधेरा छटेगा। बस मेरी दुआ ये है, मैंने एक एपिसोड भी बनाया और मैंने कहा मुस्लिम जमात से कि आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा, ये आपको प्रोवोक करना चाहते हैं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए रवीश कुमार जैसा आदमी मौजूद है, कुणाल कामरा जैसा आदमी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हैं, बहुसंख्यक में ईमानदार व्यक्ति लोग ज़्यादा हैं, वो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चुप रहिएगा। आप लोग बोल गए तो ये पीएसी को हुक्म देंगे फिर गोली चलाने का। संभल में 5 मरे, 50 कहीं और मर जाएंगे। तो लिहाजा ये राजनीति करने दो, थोड़ा सा अंधेरा आया हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। तमिल की और बिहार की स्थिति मैंने आपको बता दी है। आपको खबर, देखिए महाराष्ट्र में भी जुम्मा 8 दिन पहले आए हैं ये लोग, क्या हालत कर दी इन्होंने। महाराष्ट्र, मुंबई, मैं सोचता यह था, कभी कभी मैं अपने परिवार में कहता था कि मुंबई जाके रहेंगे। कोई आदमी लड़ता हुआ नज़र ही नहीं आता था, अब डर लगने लगा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।